श्री राजेंद्र अग्रवाल। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं इधर हूं, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, लगता है। इधर आइए। अग्रवाल के बदले जायसवाल का शुरू हो गया। को हटवा दिया जाए उपाध्यक्ष महोदय। वहां जाना पड़े नहीं, लोकतंत्र का मंदिर इन प्लट पर टिका हुआ है, इसलिए इनको हटवाने की न सोचा जाए। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर पिछली बार ही 2009 में संशोधन हुआ था और अभी इस संशोधन की आवश्यकता के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी बात कही, श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने भी उसको पुष्ट किया। कुल मिलाकर के इस संशोधन का उद्देश्य जो बताया गया है वो एम्बिग्यूटी समाप्त करने के लिए है। एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण क्रमांक 2 उसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे, यह उद्देश्य इस संशोधन का है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर के जो शुगर पॉलिसी है उसमें एक किनारे पर उपभोक्ता है, एक किनारे पर किसान है और बीच में सरकार तथा चीनी मिले हैं। जो कुछ नीति बन रही है या जिन बातों की घोषणा की जाती है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की समस्या को लेकर के बहुत अधिक भ्रम विद्यमान है। अभी पिछले महीनों में जो वक्तव्य माननीय कृषि मंत्री जी के आए हैं उनमें साफ नहीं पता लगता कि क्या सरकार इसे संपूर्ण उद्योग को डिकंट्रोल करने जा रही है, इस पर से नियंत्रण समाप्त करने जा रही है, नियंत्रण वैसा का वैसा रहने वाला है। यदि मैं कोट करूं तो मई 2010 में हमारे कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं उस दिन के 6 मई 2010। द गवर्नमेंट हैज नो प्रपोजल टू डीकंट्रोल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ शुगर। वी आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट। यानी ये वक्तव्य माननीय कृषि मंत्री जी का छपा है और उसके बाद जुलाई के अंदर केवल 3 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका वक्तव्य है, शरद पवार अनाउंस्ड ए रिफॉर्म प्रोसेस इन मोशन a week after he invited industry leaders. We will prepare a proposal for sugar sector decontrol in 10 days. It will be placed before the cabinet in 2 to 3 months. यानी बिल्कुल जैसे पक्की योजना हो कि डिकंट्रोल करने जा रहे हैं और उसी प्रकार के लेख, उसी प्रकार की खबरें, चाहे वो इस्मा हो, चाहे वो जो कोऑपरेटिव मिल्स का संगठन है उनके पदाधिकारी हों, बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं कि कृषि मंत्री जी की योजना से हम बहुत सहमत हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस संबंध में जो भ्रम है, जो एम्बिग्यूटी है, उसको सरकार जरा समाप्त करे कि क्या वो इस इंडस्ट्री को डिकंट्रोल करने जा रही है, क्या उसका विचार विमर्श हुआ है। 29 जुलाई को इस्मा के और जो दूसरा संगठन है उसके पदाधिकारियों के साथ बैठक उनकी होनी थी, हुई होगी, उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, ये थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वो सदन को बताए जाए। उपाध्यक्ष जी, बड़ा ये बात और ध्यान में आती है कि सारे निर्णय करते समय
वो जो गन्ने का उत्पादक है, बड़ी संख्या में 4.5 करोड़ लगभग गन्ना उत्पादक इस देश के अंदर है विभिन्न स्थानों पर, उनके हित का कोई ध्यान रखा जाता है, उनकी कोई चिंता रहती है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। अब तक का जो रिकॉर्ड है, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, वो खास तौर से इस संबंध में चिंता पैदा करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यहां पर बनाया गया, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किसान के उत्पाद का मूल्य वो तय करे। यानी उसका मैं ये लेकर के आया हूं, जिसके अंदर सरकारी सदस्यों के अलावा 3 किसानों के प्रतिनिधि होने आवश्यक हैं। आपको आश्चर्य होगा, शायद थोड़ा दुख भी हो, कि उन 3 में से एक तो कभी भरे ही नहीं जाते और आज तक भी एक खाली है, केवल एक व्यक्ति उसमें नियुक्ति हुई है। यानी किसानों के संबंध में फैसला करने वाला जो आयोग है मूल्यों का, उसके अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व कोई रहता ही नहीं है। आज तक भी एक खाली है, केवल एक व्यक्ति उसमें नियुक्ति हुई है। यानी किसानों के संबंध में फैसला करने वाला जो आयोग है मूल्यों का, उसके अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व कोई रहता ही नहीं है। और परिणाम यह होता है कि ऐसे अजीब और गरीब फैसले होते हैं किसान के उत्पाद के मूल्यों को लेकर के, जो किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं है। मैंने पिछली बार भी जब इस विषय पर अपने विचार रखे थे तो इस बात को कहा था कि जो ये लाभकारी और उचित मूल्य एफआरपी की बात कही जाती है, इसका भी जिक्र किया, वो पहले से बहुत अधिक हो गया है। आज तक भी मुझको समझ में नहीं आया कि वो किस प्रकार से इस मूल्य तक पहुंचे हैं। मैंने पिछली बार भी एक बार एक सवाल पूछा था कि इसका ब्रेकअप क्या है, तो इसका ब्रेकअप वो मुझे बता नहीं पाए। संक्षेप में जी समाप्त कीजिए। अभी तो समाप्त नहीं होगा, 10 मिनट तो मैं और लूंगा। जी छोटा भी है और लोग भी बोलने वाले हैं ना, तो कितनी देर तक बोलना है मुझे? आप समय बता दें, मैं उसमें समाप्त करूंगा। मुझको बताया था कि 20 मिनट का समय है मेरे पास, और 2 मिनट। उपाध्यक्ष जी, मुझे 20 मिनट का समय बताया गया था। आप कहें तो मैं बोलूं और मुझे 10-12 मिनट जितने पूरी करता हूं मैं बात को अपनी को। बोलिए। गन्ने के मूल्य के निर्धारण के अंदर सब जानते हैं, गन्ने की जो सरकार ने बताया है, गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिंसों के मूल्यों का आम रुझान, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की चीनी की उपलब्धता, वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी इसके निर्माताओं द्वारा बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी, सह उत्पादन और बाय प्रोडक्ट्स का दाम, और जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन। ये 7 बिंदु उसके अंदर कहे गए हैं। मैं आज भी हैरत में हूं, इन 7 बिंदुओं को जोड़ने के पश्चात भी और उसके अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, संस्तुति के अनुसार 50% का लाभ जोड़ने के बाद भी गन्ने का मूल्य 139.84 कैसे आता है? ये कौन सा गणित है? कहां से पैदा होता है? मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि संपूर्ण शुगर पॉलिसी के अंदर इस बात का बड़ा भारी महत्व है। किसान को उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है, इस बात से आगे की सारी बात बढ़ती है। और मेरा यह कहना है कि इसका कोई आधार नहीं है। इस बार भी जब मैंने जवाब मांगा तो मेरे पास पिछली बार की तरह ही सरकार की तरफ से जवाब आया है। आप जरा सुने उसको, यही जवाब पिछली बार आया था। मेरे पास जवाब है, नथिंग रेलेवेंट could be traced from the sources available with the parliament library, the matter being referred to the concerned ministry and will be supplied as soon as it is received by us। ठीक है, ये उत्तर पिछले वर्ष का था। मैं जब ये जानना चाहता हूं कि आप इस आंकड़े तक कैसे आए, तो सरकार का मिनिस्ट्री का जवाब ये है। मेरा कहना ये है, वो जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। उन्होंने कोई हिसाब नहीं लगाया किस प्रकार से ये दाम तय हुआ है, वो उसको खोल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें जमीन है, उसका बीज है, उसकी सिंचाई है, उसकी मजदूरी है, उसके और बहुत सारे तत्व है उसके अंदर। उसको मिला करके किसी भी तरीके से 129.84 का दाम, जो इस बार बढ़ा करके थोड़ा सा 139 रुपये किया गया है, ये बैठ ही नहीं सकता। एक तो मेरी पहली आपत्ति ये है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, किसान ऐसा बेचारा पिता है इस देश का जो पेट काट करके अपने बच्चों का पालन कर रहा है, इस देश की जनता का पालन कर रहा है, लेकिन जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब प्रकार
प्रकार से उसको लूटा जाता है। यहां पर महंगाई पर चर्चा हुई, ये कहा गया सत्ता पक्ष की ओर से, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा ये कि महंगाई इसलिए आती है क्योंकि हमने दाम बढ़ाए हैं, हमने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, हमने किसान को ज्यादा भुगतान किया है। ये बात पूरी सच नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसका असर होता है, लेकिन मैं ये बात कई बार सदन के अंदर आई है, लेकिन आज मैं फिर उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। एक्सचेंज के अंदर जो वायदा बाजार चलता है, कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, उसमें से चीनी आज नहीं है, बाहर है, उसमें से उड़द बाहर है, चावल बाहर है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं किसानों के, उसके अंदर उनकी ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग का मैं एक आंकड़ा मैं आपको जरा बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष कुल मिलाकर के 8,03,842 करोड़ का सौदे हुए, डिलीवरी केवल 2,243 करोड़ की हुई, जो कुल सौदों का 0.28% बैठती है। ये जो कमाई है, ये तो दाम बढ़ते हैं कई बार, वो किसान के पास नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, और इसी प्रकार का षड्यंत्र बराबर किसान के साथ हो रहा है। मैं लेवी चीनी की यदि बात करूं, लेवी चीनी का क्योंकि बड़ा ये कहा जाता है कि एफआरपी उसके अंदर जोड़ा जाता है, और एफआरपी के आधार पर वो लेवी चीनी का कैलकुलेशन होता है, और उस वही पीडीएस के अंदर बढ़ने के लिए जाती है, इसलिए हमको चाहिए। मैं उसके बारे में तो मैं उसका ब्रेकअप मांगा, मैंने, मुझे आज बुला करके वो ब्रेकअप दिया गया। मैं आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा बताता हूं, मैं आपको हल्का सा सदन में आपके माध्यम से जाने। मेरे पास है कि जो गेट मिल प्राइस होता है चीनी का, पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, अन्य प्रदेशों में कितना है, फिर ऑल इंडिया का एक इन्होंने औसत निकाल करके दिया है। उसमें बताते हैं, जैसा अभी हमारे अधीर रंजन जी भी कह रहे थे कि उसके अंदर जो लेवी प्राइस जो तय होता है, उसमें सबसे पहली बात तो गन्ने का मूल्य जो पे करना होता है, फिर दूसरा उसके अंदर है जो कन्वर्जन कॉस्ट, यानी चीनी में बदलने की जो मिल की कॉस्ट है वो, तीसरा उसके अंदर है जो कैपिटल उसके अंदर लगी उसके रिटर्न क्या है, फिर उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण आमदनी हो सकती है, उसको घटाया जाता है। ऐसा कुल मिलाकर के 1 क्विंटल चीनी के ऊपर गन्ना जो लागत देनी पड़ती है मिल को, वो आई है 1407 रुपए 75 नए पैसे। और इसके अंदर कुछ अन्य चीजें, जो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कि कैपिटल पर रिटर्न कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, वो सब जोड़ करके मैंने हिसाब लगाया है, वो कुल मिला करके आती है 357 रुपए। और इसका अर्थ यह होता है कि 1407 रुपए का यदि गन्ना मिल के अंदर जाता है, 357 रुपए जोड़ करके, जी 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 अभी सूचना मिली है अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सूचना दे रहा हूं, आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। अब ये सूचना मिली, सुबह इतनी गंभीर चर्चा होने के बाद आगरा से सूचना प्राप्त हुई है कि कोतवाली एयरपोर्ट के अंतर्गत चौकी कुबेरपुर के पास ग्राम चौगान में ऊना एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अड़गी के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जा रही है, जिसमें रामकृष्ण सिकरवार के और श्री राजू तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन दोनों को पुलिस उठा ले गई और अभी गोलीबारी संघर्ष जारी है। क्योंकि मैं चाहता हूं संसदीय जामंत्री, सुबह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि सरकार अब भी जबरदस्ती जमीन हटाने के लिए इसे करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। इसे आज जान किसानों की जान की परवाह नहीं, किसी सदन की परवाह नहीं, आपके यहाँ के इतना हाउस में का इत्तफा उसकी परवाह नहीं, और सुबह हुआ तो गोली चल रही है। बेसिस क्या है? आप तो बेस ये है, बेस सूचना की बेसिस क्या है? अरे ये हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। चलो बोलो। एक मिनट कहना चाहता हूं कि सरकार को ये सूचना मेरे पास भी आई है, सरकार को जल्दी से जल्दी इसकी खबर लेना चाहिए। पूरा देश भर और सारा सदन जो है वो आप जानते हैं कि सारे सदन की क्या भावना थी, तो वहां के हालात क्या हैं, और बेचैनी और उसमें कोई बड़ी घटना और ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सरकार वहां से सूचना ले ले, जो सच है वो जहां बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी
मामला तो खत्म हो गया। अगर ये मामला हो गया वहाँ पर, अगर सूचना गलत है तो हो गया। अगर सूचना गलत है तो जवाब तो मंत्री देंगे ना। अगर सूचना अगर गलत होगी तब क्या होगा? किसी का जवाब नहीं आएगा। अगर बैठ जाइए हो गया। अरे भाई जी राजेंद्र अग्रवाल जी उपाध्यक्ष जी धन्यवाद। 357 रुपए इसमें लागत आती है। बैठिए थोड़ी देर में जी 357 लागत आती है। गोली जब चले किसानों पे, उपाध्यक्ष महोदय केवल सरकार ये कहे कि मैं अभी सूचना क्या सही क्या गलत तभी दे रहा हूँ, ये कहना चाहिए और लेना चाहिए। टेलीफोन तो सूचना मिल जाएगी। माननीय नेता संसद ने यही कहा था कि हम सूचना हासिल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत समझी तो सदन के सामने आएंगे। बस वही बात मैं जो अब कहा जा रहा है उसके लिए भी यही दोहरा सकता हूँ, क्योंकि जब सदन चल रहा है, एक विषय पे चर्चा हो रही है, उस वक्त अचानक एक चीज कही जा रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको माना नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन यही कहा जा सकता है मेरी तरफ से कि हम उस पर भी तफ्तीश करके वहां से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और अगर जरूरत महसूस की गई वो सदन के सामने लेके आएंगे। जी कंक्लूड कीजिएगा। हाँ जी हाँ, बस 2-3 मिनट के अंदर मुश्किल से 5 मिनट। तो जो मैं बता रहा था 1407 गन्ने की लागत और उसमें 357 जोड़ करके 1757 गेट मिल का प्राइस आता है लेवी चीनी का। मैं यहीं से एक बात कहना चाहता हूं, यदि गन्ने का मूल्य 250 रुपए क्विंटल करा जाए, क्योंकि 10% की रिकवरी का हिसाब लगाया गया है, तो इस हिसाब से चीनी का मूल्य बैठता है माननीय उपाध्यक्ष जी 28 रुपए 57 पैसे। और यदि चीनी का मूल्य, कृपया शांत रहे, यदि चीनी का मूल्य 40 रुपए किलो, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बैठ जाओ प्लीज बैठ, आपस में नहीं। थोड़ी बोलूं। जोर से बोलिए। हाँ अरे भाई चुप तो रहिए, बैठ जाइए। जी आपस में बातचीत नहीं। यदि 40 रुपए किलो चीनी का मूल्य हो तो इस हिसाब से जो मुझको दिया गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से, गन्ना किसान को 364 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम मिलना चाहिए। अभी आप एफआरपी घोषित करते हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आगे दे कुछ। प्रदेश सरकार क्योंकि रकबा कम है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, चीनी मिलें चलानी है, इसलिए 250 रुपए तक, 250 रुपए तक चीनी का गन्ने की कीमत उनको मिल जाती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। यदि 40 रुपए चीनी का दाम है तो गन्ना किसान 350 गन्ने का दाम पाने का हकदार है, यदि उसकी रिकवरी 10% की है। मैं मोटी मोटी बातें कह रहा हूं, लेकिन खेल क्यों चलता है? एक प्रकार का पर्दा, कोई उसके अंदर पारदर्शिता नहीं है। दाम कैसे तय होते हैं, रिकवरी क्या आ रही है, बिलें क्या कमा रही हैं, और सारी की सारी गाज उस गरीब किसान पर चली जाती है, उस पर गिर जाती है जिसका कोई संरक्षक नहीं है। कृपया समाप्त करें। जी मैं कर रहा हूं 2-3 मिनट के, लंबा हो रहा है। बात जी नहीं, 2-3 मिनट के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई, खासतौर से पश्चिमी देश जो हम पर बड़ा दबाव बनाया करते हैं कि सब्सिडी का क्या किया जाए। लोगों ने सब्सिडी घटानी चाहिए, किसानों पर सब्सिडी घटानी चाहिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं छोटे छोटे। अमेरिका जो बड़ा भारी अलंबरदार बनता है इस बात का, उसने पिछले वर्षों के अंदर 38% से सब्सिडी बढ़ा करके 40% कर दी। $180 बिलियन उसने अधिक दिया। जापान ने 68% से बढ़ाकर के 72% कर दी। कोरिया ने 54% से बढ़ाकर 58% कर दी। मैं इन बातों को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम किसानों को सब्सिडी तो देना दूर, किसानों को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। हमारी दृष्टि, हम कृषि मंत्रालय के अंदर कृषि किसान हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी चीनी मिल हो गए हैं, उनका भला हम सोच रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी हो
जो कोई भी नीतियां बने, ये संशोधन तो छोटा, मैं जानता हूं इस बात को, ये पास भी हो जाएगा, लेकिन आगे की जो एम्बिग्विटी है, क्या सरकार डिकंट्रोल करने जा रही है, क्या सरकार डिकंट्रोल नहीं करने जा रही है, उस स्थिति में किसानों का क्या होने वाला है, ये जो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, इसकी चिंता कौन करेगा। ये जो किसान, जो गन्ना है, गन्ना यदि नहीं बिका, खेत खाली नहीं होगा, गेहूं की पैदावार नहीं होगी, यदि गन्ने का किसान उसको स्टोर नहीं कर सकता, उसको कहां लेकर के जाएगा वो? कृपया समाप्त करें जी। डिस्ट्रेस सेलिंग करेगा, डिस्ट्रेस सेलिंग के अंदर बर्बाद होगा। मेरा कहना खाली ये है माननीय कृषि मंत्री जी से, आपके माध्यम से, कि जो कुछ भी नीतियां बनाए उसके अंदर किसान का ध्यान रखें, किसान का ख्याल रखें, किसान को उचित मूल्य दें, ताकि किसान को सब्सिडी दें। कर्जे की जरूरत उसको नहीं है, उसको अपने टांगों पर खड़ा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था तभी पैरों पर आएगी। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।